नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसके चैप्टर 6 को आज हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग। हिंदी होता है सजीव विशेषताएं एवं आवास। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सजीव वस्तुएं हैं, उसके आवास के बारे में समझेंगे, उसके विशेषताओं के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं। तो सजीव वस्तु होते हैं लिविंग थिंग्स का हिंदी। एक होता है नॉन लिविंग, जिसको हम लोग निर्जीव वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, सजीव वस्तुएं के बहुत सारे गुण होते हैं। ब्रीथ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मूवमेंट होता है। ठीक है, ब्रीथ कर सकते हैं, ब्रीथ और मूवमेंट कर सकते हैं, फिर आपका फील कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें होते हैं। ठीक, गुण। वही नॉन लिविंग थिंग्स का ये सब में कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ये ना सांस ले सकते हैं, ना गति कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि अलग अलग स्थान पे है ना, अलग अलग पर्यावरण के हिसाब से जंतु का आवास एवं शरीर का बनावट होता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे। जैसे कश्मीर के लोग या कश्मीर के जो जानवर हैं वो थोड़ा अलग किस्म के होंगे। ठीक है, वहीं हम लोग बिहार के जो है वो थोड़ा अलग किस्म के हैं। कश्मीर के लोग थोड़ा गोरे होते हैं, बिहार के लोग कम गोरे होते हैं। तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थान पे, अलग अलग पर्यावरण या एनवायरनमेंट के हिसाब से बोल रहे हैं ना कि जंतु के जो आवास है और शरीर का बनावट अलग अलग होगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं रेगिस्तानी के बारे में। सबसे पहले रेगिस्तान में जो जानवर रहते हैं उसके बारे में। तो रेगिस्तान में जो जानवर रहते हैं या फिर रेगिस्तान में जो पौधा होते हैं, ठीक है, तो जो पौधा है उसका जो ऊपर क्यूटिल लगा हुआ, क्यूटिल होता पाया जाता है। ठीक है, जो कि अधिक जल के हानि से बचाता है। यानी कि रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं, क्यूटिल के कारण ज़्यादा जल हानि नहीं होता है उसमें। जल जो है वहीं के पौधे में ही ज़्यादा समय तक रहता है और कम जल का आवश्यकता पड़ता है उसको। ठीक है, वही बात कर रहा है कि इस तरह यहाँ के जो पौधे हैं उनके जो जड़ होते हैं यानी रूट अधिक लंबी तथा पत्ती जो है कांटे के रूप का होता है। हम लोग पढ़े इससे पहले वाला क्लास में कि पत्ती जो है वाष्पोत्सर्जन नहीं करने के वजह से क्या होता है, कांटे के रूप में बदल जाता है। ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो रेगिस्तान के हैं पौधे, तो वहाँ जाहिर सी बात है वहाँ पानी का कमी ही होगा। तो वहाँ जो है अधिक लंबा जड़ होगा और पत्ती जो है कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कैक्टस का पेड़ देखे होंगे आप लोग, वो सब रेगिस्तानी पेड़ है। ठीक है, फिर है यहाँ के जो जंतु होते हैं उसका जो मल होता है शुष्क होता है। ठीक है, शुष्क मतलब समझ रहे हैं। और मूत्र जो है पतला होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, फिर है कि ऊँट का जो लंबा पैर होता है वह रेत की गर्मी से बचाता है। ऊँट का जो लंबा पैर है तो रेत की गर्मी से बचाएगा। जैसे हमारा उंगली है, तो हमारा उंगली है तो कोई गर्म चीज को छुएंगे तो ऐसे छुएंगे तो तुरंत हमारा ऊपर तक गर्म हो जाएगा। वही दूर से लंबा रहेगा इतना उंगली, तो वहां छुएंगे तो धीरे 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 आएगा ना गर्मी मेरे पास। तो इसी वजह से क्या होता है, ऊँट के जो लंबा पैर होता है रेत की गर्मी से क्या करता है, इसको बचाता है। ठीक है, और पौधा में प्रकाश संश्लेषण जो है सामान्यतः तने में होता है। हम लोग क्या पढ़े हैं, पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। लेकिन रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं उसका जो प्रकाश संश्लेषण तना में होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए मैदान और घास स्थल। मैदान और घास स्थल में यानी ग्रास लैंड। तो देखिए शिकारी जानवर जो है कि चेहरा जो है पर आगे की ओर आंख उन्हें दूर तक शिकार खोजने में मदद करता है। जो घास पे रहते हैं, स्थल पे रहते हैं, ठीक है, तो वो शिकारी जानवर कहलाते हैं। तो उनके आंख आगे की ओर रहेगा ताकि वो दूर तक देख सके। और एक आंख से वो पता है 150 डिग्री तक देख सकते हैं। 180 डिग्री होता है ना अपना, आधा चांद जो होता है 180 डिग्री होता है, तो एक आंख से वो 150 डिग्री तक कवर कर लेता है और दूसरे आंख से 180 डिग्री देख लेता है। यानी 180 डिग्री इधर से इधर 180 डिग्री हो जाएगा ना पूरा, तो ये देख लेता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है एक आंख से 150 डिग्री एवं दोनों आंख से 180 डिग्री तक देख पाता है जो स्थल पे रहने वाले जानवर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ है पर्वतीय एवं ध्रुवीय यानी माउंटेनस एंड पोलर। पर्वतीय एवं ध्रुवीय,
तो पर्वतीय और ध्रुवीय जो वृक्ष होते हैं वो कैसा होते हैं, शंक्वाकार होते हैं, यानी शंकु के आकार के होते हैं। ठीक है, शंकु के आकार, शंकु इस तरह का होता है, देखे होंगे। ठीक है, तो शंकु के आकार का होता है, एकदम सीधा लंबा रहेगा, कम स्थान घेरेगा। ठीक है, इस तरह के पेड़। फिर देखिए इसका जो पत्ता होता है कोनधार होता है, पत्ता जो कोनधार, कोन मतलब समझ ही रहे होंगे, कोन इस तरह का कोनधार होता है। फिर देखिए यहाँ के जो जंतु होते हैं उसका शरीर पर मोटी त्वचा होती है, और फर, फर मतलब समझ ही रहे होंगे, फर इसे ठंड से बचाता है। इसके जो फर पाए जाते हैं और मोटी त्वचा जो होता है उसको क्या करता है, ठंड से बचाता है। ठीक है, फिर देखिए पहाड़िया तेंदुआ जो है के शरीर पर फर इन्हें बर्फ पर चलते समय पैरों को ठंड से बचाता है। जब बर्फ पर चलता है ना पहाड़ी तेंदुआ, तो क्या करता है, इनके जो फर है, ठीक है, फर जो है क्या करता है, बर्फ पर चलते समय पैरों को ठंड से बचाता है। ठीक है, फिर देखिए कुछ जलीय जीव एवं पौधा, सम एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट। तो कुछ जलीय जीव और पौधा के बारे में जानते हैं। तो जलीय जीव जैसे में मछलियां का शरीर जो कैसा होता है, चिकने सल्कों से क्या होता है, ढका होता है, चिकने सल्क से ढका हो जाता है। जो देखते हैं मछली खरीदने जाते हैं तो चिकने सल्क को छुड़ाया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो वो सल्क होता है। ठीक है, प्लस में और इसके पहले में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका शरीर कैसा होता है, तो धारा रेखीय होता है और इसमें फिसलन होता है, धारा रेखीय और फिसलन भरा होता है, जो कि इसे क्या करता है, पानी में तैरने में सहायता करता है। इनका शरीर धारा रेखीय होने के कारण और त्वचा में फिसलन होने के कारण क्या होता है, पानी में तैरने में सहायता करता है। ठीक है, और मछली के पंख एवं पूंछ जो है इन्हें क्या करता है, पानी में दिशा परिवर्तन करने में सहायता कर सकता है, इधर से उधर जाने में। इसके जो पूंछ होते हैं और इसके जो पंख होते हैं, ठीक है, पंख यहाँ पे लगे होते हैं देखे होंगे, और पूंछ पीछे की ओर, तो वो क्या करते हैं, इनको दिशा परिवर्तन करने में जल में सहायता करते हैं। ठीक है, इतना हमने जान लिया। अब देखिए एक दो पॉइंट और है उसको भी देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। आइए कुछ नोट है, पॉइंट है, उसको समझते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए कुछ नोट है दिया हुआ है। सबसे पहला है कि कुछ जलीय पौधे जो है जल सतह पर पलवन करते हैं। कहने का मतलब पानी में जब आप जाइएगा, नदी में चल जाइए, तालाब में चल जाइए, तो कुछ ऐसे जलीय पौधे होते हैं जिसका जो जड़ है, कहने का मतलब देखिए इसका मतलब समझिएगा, जैसे देखिए ये पानी है, ठीक है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ऊपर निकला हुआ है पौधे, उसका जो जड़ होता है पानी में ही ऊपर तैरते रहता है, यहाँ पे जमीन पर मिट्टी में नहीं सटा हुआ रहेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं पलवन कर रहा है, यानी तैर रहा है। ठीक, फिर वही बात है, आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर है, और खुद कुछ पौधे जो है पूर्णतः जलमग्न होते हैं। कहने का मतलब कुछ पौधे देखिए जलमग्न कुछ पौधे देखो ये क्या है, पलवन कर रहा है, कुछ पौधे जलमग्न है पूरी तरह से, अंदर जमीन में आपको मिलेगा, और कुछ पौधे जो है जमीन में उसका जड़ है पूरा मिट्टी में सटा हुआ और बाहर की ओर देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से होता है। ठीक है, फिर देखिए पक्षी जो है अंडे देते हैं, सभी को पता है, जिनके स्फुटन से यानी कि उसको फूटने से क्या होता है, फूटने के द्वारा नवजात उत्पन्न होता है। जब वो फूटता है उसका टाइम पीरियड रहता है 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन, 24 दिन, तो उतना दिन में वो क्या होता है, नवजात शिशु तैयार हो जाता है। फिर फूटने के बाद वो नवजात शिशु क्या होता है, उत्पन्न होता है। फिर देखिए कि कुछ जंतु जो है बच्चे को जन्म देता है, बहुत सारे जंतु है जो बच्चे को जन्म देता है, बहुत सारे जंतु जो है अंडे देते हैं, पक्षी जो है अंडे देते हैं। ठीक, फिर देखिए कुछ पौधे जो है अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है, जैसे चना, चना अंकुरित होता है नया पौधा बनाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो अंकुरित होकर, अंकुरित चना खाए होंगे जो व्हाइट सा निकलता है अंकुरित में। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे कि अंकुरित होकर नया पौधा बनाना। ठीक है, फिर देखिए आलू की सुप्त कलिकाएं से एक पौधा उगता है, आलू की जो सुप्त कलिकाएं छोटा छोटा जो होता है ना, उससे एक पौधा उगता है। ठीक है, देखे होंगे आप आलू को। फिर देखिए श्वसन दिन एवं रात दोनों में होता है, सभी को पता है श्वसन, श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण आपसे पूछे तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ठीक है, तो ये था हमने लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, इसके आसपास के जो भी आवाज़ है, सजीव वस्तु विशेषताएं हैं, उसको हमने समझा। ठीक है, लिविंग थिंग्स के बारे में सम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। लिविंग थिंग्स फिर से, जिसको हम लोग सजीव वस्तु बोलते हैं, एक होता है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन
लिविंग थिंग। एक होता है आपका निर्जीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं। लिविंग थिंग्स किसको बोलेंगे? जो ब्रीथ कर सकता है, यानी जो सांस ले सकता है, जो मूवमेंट कर सकता है, यानी गति कर सकता है, जो ग्रोथ कर सकता है, यानी वृद्धि कर सकता है, और क्या ले सकते हैं? जो फील कर सकता है, यानी जो महसूस कर सकता है, उसको हम लोग लिविंग थिंग्स बोलेंगे। ठीक है, फील मतलब समझ रहे हो? फिर एक दो पॉइंट और बताइए। वृद्धि कर सकता है, गति कर सकता है, सांस ले सकता है, प्रजनन कर सकता है, रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोड्यूस कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सारे लिविंग थिंग्स के क्या है? गुण है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, वहीं नॉन लिविंग थिंग्स ये सब में से कुछ भी नहीं कर सकता है। दिस कैन नॉट डू दिस, इसमें से कुछ भी नहीं ये कर सकता। खुद से गति करेगा? नहीं करेगा, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। इसको किसी का जरूरत पड़ेगा, सहारा पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा, नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स याद रखिएगा, जिसको हम लोग प्राकृतिक वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक के द्वारा हमें दिया गया है, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हम लोग बना नहीं सकते, प्राकृतिक के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसको हम लोग नेचुरल थिंग्स बोलेंगे, यानी प्राकृतिक वस्तुएं बोलेंगे। वही एक होता है मैनमेड थिंग्स, मैनमेड थिंग्स, जिसको हम लोग मानव निर्मित वस्तुएं बोलते हैं, जो मानव के द्वारा बनाया गया है। ये मार्कर किसके द्वारा बनाया गया? मार्कर मानव के द्वारा। मोबाइल फोन किसके द्वारा बनाया गया? मानव के द्वारा। ये माइक किसके द्वारा बनाया गया? मानव के द्वारा। ये जैकेट जो पहने हुए किसके द्वारा बनाया गया? मानव के द्वारा बनाया गया। तो यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो मैनमेड थिंग्स हो जाएगा। ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं। और जो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हम लोग नहीं बना सकते, वो हमारा नेचुरल थिंग्स यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना जानकारी आपको समझ में आया सब कुछ? ठीक है, इधर हमने समझाया कुछ नोट में पॉइंट बनाकर। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था, कुछ एक्स्ट्रा बताएं, एक्स्ट्रा नहीं इसी से रिलेटेड बताएं, ठीक है, जो इसमें नहीं था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना है, थोड़ा सा सुन लीजिए तब जाइएगा। हम लोग का जो ऑफलाइन बैच है, मॉर्निंग में नवोदय का स्पेशल तैयारी चल रहा है। तो नवोदय स्पेशल बच्चे जो है, उनका एज देखकर उनको, जैसे जो अभी 4 क्लास में है, चाहे वो सरकारी स्कूल में है या प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, तो नवोदय का जो खास करके तैयारी करना चाहते हैं, वो मॉर्निंग में 7 बजे इंक्वायरी करें, पता करें, या हमारे पता पे आ जाए, शिव मंदिर, पचरुखी शिव मंदिर, द चैंपियन क्लासेज। ठीक है, तो ऑफलाइन में बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है, नवोदय वगैरह में जाना चाहते हैं, नवोदय का एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए स्पेशल तैयारी करवाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, नवोदय का जो एग्जाम है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर है। 6 क्लास में एडमिशन होगा, वो 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पढ़ना, रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ, और एक अच्छे माहौल में आपको रहने के लिए मिलेगा, एक बेहतर शिक्षा वहाँ पे मिलेगा आपको, बेहतर से बेहतर आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर नवोदय के एग्जाम अगर पास कर जाते हैं, तो वहाँ रहकर, उस हॉस्टल में रहकर, पढ़कर, सीख कर, ठीक है, नवोदयन बनिए, बेहतर आपका फ्यूचर हो सकता है। तो जो भी नवोदय का बैच में जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे हमसे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर तो आपका दिया हुआ है, ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं ज़रूर जुड़े, और ये साइंस क्लास 6 का ही चल रहा है, तो क्लास 6 के जो बच्चे हैं उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये डीएलएड का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले, टीआरई 4 जो आने आने वाला है, वो देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए भी लाभदायक हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।